आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं अंशों का निर्माण। अंशों का निर्माण। इशू ऑफ शेयर्स। हम देखते हैं व्यापार के स्वामित्व में ये नया लेसन किताब में 5वां लेसन है अंशों और ऋणपत्रों का निर्माण। और इसमें अंशों के निर्माण की बात कर रहे हैं। अंश निर्मित करने का मतलब होता है अंश जारी करना। व्यापार का स्वामित्व जब हम देखते हैं, सबसे पहले एकल व्यापार से व्यापार की शुरुआत है। इसमें एक व्यक्ति व्यापारी मालिक होता था, एक व्यक्ति का एक प्रबंध होता था, सारा संचालन उसके द्वारा होता था। जब व्यापार का रूप और बढ़ा तो साझेदारी की स्थिति उत्पन्न हुई। साझेदारी में हम देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, मिलकर के व्यापार करते हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पर माल उत्पादित करने की जब बात आई तो ऐसी स्थिति में कंपनी की स्थापना। अब देखिए, कंपनी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना था, कम प्लस पेन। कमन शब्द की बात करते हैं हम और पेन माने लोग। जब बड़े व्यापारी लोग जब मिलते थे, बैठ कर के बात करते थे, तो ये बात आई कि बड़े पैमाने पर अगर हमको निर्माण करना है, बड़े पैमाने पर हमको उत्पादन करना है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कंपनी की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। मानो उदाहरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो 5,000 करोड़ रुपए कोई व्यक्ति नहीं जुटा सकता। कुछ व्यक्ति मिलकर के भी 5,000 करोड़ रुपए नहीं जुटा सकते। तो कंपनी एक ऐसा संगठन जिसमें पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश जारी किए जाते हैं, अंश निर्मित किए जाते हैं, अंश जारी किए जाते हैं। आप देखिए, अंश दो प्रकार के होते हैं। अंश की जब बात करते हैं, अंश एक इकाई की कीमत है। पूर्वाधिकार अंश पहला ऐसा नहीं है। पूर्वाधिकार अंश या जिसको हम अधिमान अंश भी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर्स। नाम ही पूर्वाधिकार है। कोई कहे हमको कि पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? पूर्वाधिकार पहले अधिकार किस चीज का? खाने पीने का थोड़ी। पूर्वाधिकार पहले अधिकार कंपनी जो अंश जारी करती है और कंपनी को जो जब लाभ प्राप्त होता है और जब कंपनी लाभांश घोषित करती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देती है। सबसे पहले लाभांश में से किसका अधिकार होता है? पूर्वाधिकार अंशधारी। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी सबसे पहले लाभांश देगी और एक निश्चित दर से लाभांश देगी। सबसे पहले लाभांश मिलेगा, सबसे पहले लाभांश और निश्चित दर से लाभांश। लाभांश की दर है वो भी पहले से निश्चित दर से दी जाती है। पूर्वाधिकार अंश
कंपनी सबसे पहले लाभों में हिस्सा देती है। सबसे पहले लाभ मिलेगा इनको, एक निश्चित दर से मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि 8% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर अगर दे रखे हैं, ₹5,00,000 के, इसका तात्पर्य ₹5,00,000 के 8% अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो ₹5,00,000 का 8% 40,000 हो गया क्या? ₹40,000 डिविडेंड मिलेगा। ₹5,00,000 का 8% डिविडेंड, इसका मतलब ₹40,000 लाभांश मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा अंशधारियों में और निश्चित दर से मिलेगा। दर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 8% की बात कर रहा हूँ। 8% की डिविडेंड की रेट से आपके मिलेगा। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों की जब भी बात करेंगे हम, पहले अधिकार कोई क्या किस बात पर पहले अधिकार? लाभों में सबसे पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार किसको होता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों को। एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। दूसरी बात, जब कंपनी समाप्त होगी तब सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों की ही पूंजी वापस लौटाई जाएगी। पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी ही सबसे पहले वापस लौटाने की हम बात करेंगे। पूर्वाधिकार अंशधारियों की जो पूंजी है सबसे पहले वापस लौटाई जाएगी। कंपनी समापन की स्थिति में इनको ही पूंजी वापसी में सबसे पहले अधिकार दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक लाभों में सबसे पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, पूंजी वापसी में भी सबसे पहले इनको अधिकार दिया गया है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी ही सबसे पहले वापस लौटाई जाएगी। दूसरी बात, पूर्वाधिकार अंशधारी जो हैं इनको कंपनी के संचालन में भाग लेने के लिए, मतदान में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। पूर्वाधिकार अंशधारी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये बात आपके इसमें कही गई। दूसरा, समतांश या जिसको हम कहते हैं सामान्य अंश। समता अंश या सामान्य अंश, इक्विटी शेयर, जैसे वो प्रेफरेंस शेयर थे ऐसे ये इक्विटी शेयर। समतांश क्या होते हैं? पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद जो लाभांश बचता है उस पर समता अंशधारियों का अधिकार। क्या बात कर रहे हैं? पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद जो लाभांश बचता है वो किसको मिलेगा? समता अंशधारी। अर्थात समता अंशधारियों का लाभ अनिश्चित होता है। उनको लाभांश ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। अर्थात इनकी लाभांश की दर पहले से निश्चित नहीं होती। तो पहली बात, समता अंशधारियों को लाभांश मिलेगा, लेकिन इसके बाद मिलेगा पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद मिलेगा। इनके लाभांश की दर निश्चित नहीं होती।
कई बार आप देखें क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उस अंश का नाम लिखिए जिस पर लाभांश की दर अनिश्चित होती है। उस अंश का नाम लिखिए जिस पर लाभांश की दर अनिश्चित होती है। अब उस अंश का नाम जो है लाभांश की दर जिसमें अनिश्चित होती है उसका नाम है समता अंश, सामान्य अंश। तो ये स्थिति समता अंश होती है। दूसरी बात, पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले पूंजी वापस लौटाई जाती है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस लौटाने के बाद जो पूंजी बचेगी उसमें किसका अधिकार है? समता अंशधारी। तो समता अंशधारी लाभांश में भी पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद लाभांश प्राप्त करेंगे। इनकी लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। पूंजी वापसी में भी किसके बाद इनको अधिकार दिया गया है? पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद ही इनको पूंजी वापसी में अधिकार दिया गया है। तो ये स्थिति आपके इसमें रही गई। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि समता अंशधारी कंपनी के सदस्य माने जाते हैं, कंपनी के संचालन में इनको भाग लेने का इनको अधिकार दिया गया है। कंपनी का के संचालन में भाग लेने का अधिकार होने के कारण इनको किसी भी निर्णय के लिए जो मतदान होता है उसमें मत देने का भी अधिकार समता अंशधारियों को दिया गया है। तो समता के संबंध में तीन बातें हम ध्यान रखेंगे। पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद लाभांश मिलेगा, अनिश्चित दर से लाभांश मिलेगा। पूंजी वापसी में भी पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद ही इनकी पूंजी क्या की जाएगी? वापस लौटाई जाएगी। और तीसरा, इनको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इनको मत देने का अधिकार दिया गया है। कंपनी का संचालन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इनका महत्वपूर्ण योगदान आपके है। तो ये कुछ बातें, कंपनी दो प्रकार के अंश जारी करके पूंजी जुटाती है। ऐसी स्थिति में हम पूर्वाधिकार अंश और समता अंश पहले से पढ़े हैं, हम 11वीं क्लास में भी पढ़ के आए हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। आगे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो अंशों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, अंश कंपनी अपने एक अंश की कीमत, एक इकाई की कीमत पहले तय करती है। और कंपनी एक अंश की एक इकाई की कीमत जो तय करेगी, मानो कंपनी ने अपने अंश की कीमत 100 रुपए तय की, तो अपने अंशधारियों से वो 100 रुपए जुटाएगी। और जो 100 रुपए जो जुटाए जाएंगे उसको कंपनी एक साथ नहीं मांगते ऐसा। कंपनी उस पैसे को टुकड़ों में लेती। मानो मैं कहूं कि कंपनी इस 100 रुपए को सबसे पहले कंपनी आवेदन पर राशि मांगती है, एप्लीकेशन मांगती है कंपनी अंशधारियों से, आवेदन, एप्लीकेशन। मानो कंपनी ने 100 रुपए में से कहा कि हम 30 रुपए आवेदन के साथ लेंगे। जब आप आवेदन करेंगे कंपनी अंश लेने के लिए, तब आपसे कितने रुपए लिए जाएंगे? 30 रुपए आपसे लिए जाएंगे कंपनी के लिए। इसके बाद जब आपको शेयर अलॉट किए जाएंगे, अलॉटमेंट,
अब देखें उस समय आपसे फिर 30 रुपए लिए जा रहे हैं। आवेदन पर आपसे 30 रुपए लिए जा रहा है और आवंटन पर भी आवंटन। कंपनी के लिए दो किस्त और मांगेंगे हम। फर्स्ट कॉल प्रथम मांग, फर्स्ट कॉल 25 रुपए की है फर्स्ट कॉल। और कंपनी कह रही है जो अंतिम मांग है द्वितीय मांग, द्वितीय मांग सेकंड कॉल वो 15 रुपए। कुल मिलाकर के कंपनी इस तरह 100 रुपए मांग रही थी। कंपनी एक साथ 100 रुपए अंशधारी से नहीं मांग रही। कंपनी आपके 30 रुपए जब आवेदन करेगा अंशधारी अंश खरीदने के लिए तब आपके 30 रुपए लिए जाएंगे। जिस दिन कंपनी अंश बंटित करेगी, वितरित करेगी, आवंटन मतलब बांटना, वितरित करना, 30 रुपए कंपनी लेगी। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल के नाम से, प्रथम मांग के नाम से 25 रुपए मांगेगी। द्वितीय मांग के नाम से 15 रुपए मांगे जाएंगे, तो वो सेकंड कॉल के नाम से आपके आएंगे। इस तरह कुल मिलाकर के 100 रुपए कंपनी मांगेगी। और ये जो कुल 100 रुपए मांगे जाएंगे, ये 4 किस्तों में कंपनी पैसा मांगे। हो सकता है फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल हो, आवेदन और आवंटन उसके बाद फर्स्ट कॉल में पैसा मांगा जाए और सेकंड कॉल मांगी नहीं जाए। लेकिन कुल मिलाकर के सामान्यतः देखा जाता है कि 4 किस्तों में कंपनी के द्वारा राशि मांगी जाती है अधिकारियों से। ऐसी स्थिति में हम आज 8 एंट्रियां सीखेंगे। 2 प्रविष्टियां आवेदन से संबंधित हैं, 2 एंट्री अलॉटमेंट से संबंधित हैं, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल से संबंधित हैं और 2 एंट्री आपके किससे संबंधित हैं, सेकंड कॉल से संबंधित हैं। कुल मिलाकर के ये 8 एंट्रियां हमको शुरुआती जो स्टेज है उसमें आनी चाहिए। ये हमारे लिए आधार है। ये 8 एंट्री हमको सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आवेदन की। तो कभी भी आपसे पूछा जाए, कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन की राशि मांगती है, दूसरा आवंटन की राशि मांगी जाती है, तीसरा कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी और कंपनी किसका पैसा मांग सकती है, सेकंड कॉल के रूप में भी राशि मांगी जा सकती है। पहली बात, फर्स्ट एंट्री नंबर 1, समता अंशों पर, इस पर समता अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर समता अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर, और आवेदन राशि प्राप्त हो रही है कैसा है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट दिया है, सामान्य अंशों पर आवेदन का पैसा प्राप्त हो रहा है तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इसका नरेशन लिखना हो तो बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा प्राप्त हो रहा है, कोई कैश या बैंक को डेबिट करते हैं
जिस चीज का पैसा प्राप्त हो रहा है, समतांशों का आवेदन का पैसा मेरे को प्राप्त हो रहा है, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर यही चीज पूर्वाधिकार अंशधारियों से एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो तो यहाँ हम नाम चेंज करेंगे। बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर की जगह हम कहेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट DR2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी बात, इस प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हम हस्तांतरित करेंगे। तो दूसरी एंट्री जो हम बनाएंगे, प्राप्त आवेदन राशि को, प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में, प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर प्राप्त आवेदन राशि को, जो एप्लीकेशन का पैसा जो प्राप्त हुआ है, इस राशि को कंपनी अपने पूंजी खाते में ले जाएगी, अंश पूंजी खाते में ले जाएगी। इस खाते में से जो कंपनी राशि को निकालेगी, जब पैसा प्राप्त हुआ था तो आवेदन राशि को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन खाता क्रेडिट हुआ था। अब इस राशि को निकालेगी कंपनी, जिस खाते को डेबिट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया। तो इक्विटी शेयर कंपनी किस खाते में पैसा ले जाना चाहती है, अपने अंश पूंजी खाते में पैसा ले जाना चाहती है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दो एंट्रियां बहुत महत्वपूर्ण, प्रत्येक क्वेश्चन में ये काम आएंगी हमको। पहली एंट्री, आवेदन का पैसा प्राप्त हो गया तो बैंक DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी बात, इस आवेदन राशि को कंपनी इस खाते में से पैसा निकालेगी और किस खाते में पैसा जमा करेगी, अंश पूंजी खाते में पैसा जमा करेगी। यहाँ से ये राशि निकलेगी तो ये खाता डेबिट करना पड़ेगा, और जिस खाते में पैसा ले जाना चाहती है कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा जमा करना चाहती है कंपनी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। दो एंट्री, ये दोनों ही एंट्रियां एप्लीकेशन से संबंधित हैं, एप्लीकेशन से संबंधित, क्योंकि और आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें पहले आवंटन मांगा जाएगा फिर प्राप्त होगा। फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी फिर प्राप्त होगी, सेकंड कॉल कंपनी मांगेगी फिर प्राप्त करेगी। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन व्यक्ति लगाता है तो पहले एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा, फिर उस पूंजी खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये दो एंट्रियां। अब तीसरी एंट्री की बात करूं मैं, अलॉटमेंट मांगेंगे, आवंटन राशि मांगने पर आवंटन राशि मांगने पर
तीसरी एंट्री जो हम बना रहे हैं, आवंटन राशि मांगने पर। आवंटन राशि मांगने पर कंपनी जिस राशि को मांग रही है उस खाते को डेबिट करो, और कंपनी उस पैसे को ले किस खाते में जाएगी, अपने अंश पूंजी खाते में। आवंटन राशि मांगने पर, और मैं उदाहरण के लिए कहूं, मैं रमेश से कोई पैसा मांगता हूं तो मैं अपनी पुस्तकों में रमेश का खाता डेबिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डेबिट। ऐसे ही अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, आवंटन की राशि मांगने के बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, और ये जो आवंटन का पैसा मांगा जा रहा है उस राशि को कंपनी अंश पूंजी खाते में ले जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल में ले जाएगी। आवंटन राशि मांगने पर, अगर ये एंट्री हम सीख गए तो हम प्रथम मांग राशि मांगने पर भी एंट्री सीख जाएंगे और द्वितीय मांग राशि मांगने पर भी एंट्री सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें केवल आपको नाम चेंज करना है। अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं तो हम अलॉटमेंट खाते को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया। हम प्रथम मांग राशि मांग रहे हैं मानो उदाहरण के लिए, तो हम नाम चेंज कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया। मानो मैं कहूं आपके सेकंड कॉल का पैसा मांगा जा रहा है अंशधारियों से, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट है, तो इक्विटी शेयर है। चाहे आवंटन मांगा जाए, चाहे फर्स्ट कॉल मांगा जाए, चाहे सेकंड कॉल मांगी जाए, अपनी अपने पूंजी खाते में पैसे को ले जाएगी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। आवंटन मांग रहे तो आवंटन खाता डेबिट होगा। फर्स्ट कॉल मांगी जा रही है तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे, सेकंड कॉल मांगी जा रही है तो सेकंड कॉल को डेबिट करेंगे। इस एंट्री को सीखने का मतलब दो एंट्री और सीख रहे हैं। आवंटन का पैसा मांगा जाए, चाहे फर्स्ट कॉल का चाहे सेकंड कॉल का, जो राशि मांगी जा रही है उस खाते को डेबिट करना है। आवंटन खाते को डेबिट कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दिया। फर्स्ट कॉल मांग रहा हूं मैं तो अलॉटमेंट की जगह नाम क्या चेंज कर देंगे हम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दिया। सेकंड कॉल मांग रहा हूं तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल दिया, तो इक्विटी शेयर है। अब हम बात करेंगे, पहले कंपनी अंशधारियों से आवंटन राशि मांगेगी, फिर उनसे वो पैसा प्राप्त। तो अगली एंट्री जो बनेगी, आवंटन राशि प्राप्त होने पर, आवंटन राशि प्राप्त होने पर, बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या चीज की बात कर रहे हैं? आवंटन राशि प्राप्त होने पर पैसा आ रहा है तो वो बैंक दिया, और जिस राशि का पैसा प्राप्त हो रहा है, आवंटन प्राप्त हो रहा है, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आवंटन में पहले पैसा मांगा जाएगा फिर प्राप्त, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले मांगा जाएगा फिर प्राप्त, कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी फिर प्राप्त करेगी।
तो यहाँ आवंटन की राशि हमको क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। और आवंटन की राशि प्राप्त अगर हो रही है तो ऐसी स्थिति में बैंक दिया किस चीज का पैसा प्राप्त हुआ है, आवंटन का पैसा प्राप्त हुआ है। जैसे एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ था, हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा था। यहाँ अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर दो एंट्री। ये दो एंट्री अगर हम सीख गए तो आगे की 4 एंट्रियां भी सीख गए, क्योंकि उसमें केवल आपको नाम चेंज करना। फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तो अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल का नाम आएगा। सेकंड कॉल मांग रहे हैं तो सेकंड कॉल का नाम आ जाएगा। जैसे पांचवें नंबर पे मैं जो एंट्री लिख रहा हूं, प्रथम मांग राशि प्रथम मांग राशि मांगने पर प्रथम मांग राशि मांग प्रथम मांग राशि अगर हम मांग रहे हैं इक्विटी शेयर, जो राशि मांगी जा रही है उस खाते को हम डेबिट करें। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, जैसे वहां अलॉटमेंट को डीआर कर रहे थे हम, यहाँ हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट कर रहे हैं। और कंपनी ये पैसा मांग करके ले किस में जाएगी आखिरकार, पूंजी खाते में ही टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो राशि मांगी जा रही है उस खाते को डेबिट करेंगे और कंपनी उस पैसे को ले किस खाते में जा रही है, पूंजी खाते में ले जाएगी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने एंट्री बनाई। इसके बाद में प्रथम मांग राशि प्राप्त, प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर प्रथम मांग राशि प्राप्त, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पैसा आ रहा है, वही कैश या बैंक को डेबिट होगा। तो जिस राशि का पैसा आपको प्राप्त हुआ है, कौन सी कॉल का पैसा प्राप्त हुआ है, फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर। उसी नियम पे चल रहे हैं, वहां हम आवंटन राशि मांग रहे थे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर रहे थे। फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट कर रहे हैं। और ये जो पैसा मांगा जा रहा है वो किस खाते में जा रहा है, पूंजी खाते में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर फर्स्ट। ऐसे अब फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आ जाए। द्वितीय मांग राशि मांगने पर आपको कुछ भी नहीं करना, केवल नाम चेंज करना है। यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट कॉल मांग रहे थे तो फर्स्ट कॉल को डेबिट कर रहे थे, अब यहाँ हम सेकंड कॉल मांगेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। द्वितीय मांग राशि प्राप्त होने की बात कर रहे हैं, तो बैंक दिया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर सेकंड। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ये एंट्री बन जाएगी। इसके बाद में कुल मिलाकर के ये 8 एंट्रियां बन सकती हैं। 2 एंट्रियां एप्लीकेशन से संबंधित, 2 एंट्रियां अलॉटमेंट से संबंधित, 2 एंट्रियां फर्स्ट कॉल से संबंधित और 2 एंट्रियां सेकंड कॉल से संबंधित। तो इस तरह 8 प्रविष्टियां आपकी बनती हैं। अगर अलॉटमेंट मांगने की एंट्री और अलॉटमेंट प्राप्त करने की एंट्री समझ में आ गई तो आपको आगे की 4 एंट्रियां केवल उसमें नाम चेंज करने हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मांग रहे हैं तो सेकंड कॉल दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल प्राप्त हो रही है तो बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। मानो सेकंड कॉल प्राप्त हो रही है तो बैंक DR2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल बन गई। अलॉटमेंट प्राप्त हो रहा है, क्या एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बन गई। आवंटन मांग रहे थे, यहाँ फर्स्ट कॉल की जगह क्या नाम कर लिया था अपन ने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल मांगी थी तो फर्स्ट कॉल का नाम आया था, सेकंड कॉल मांगी थी तो सेकंड कॉल का पैसा। तो ये जो स्थिति है कुल मिलाकर के इससे हमको 8 एंट्रियां बनेगी। हो सकता है कई बार कंपनी सेकंड कॉल मांगे ही नहीं, 3 किस्तों में पैसा मांग ले, ऐसा भी देखा गया है। कमल लिमिटेड ने 40,000 अंश 10 रुपए वाले जो आवेदन पर ही दिए हैं, निर्मित की 40,000 अंश 10 रुपए वाले हैं और ये 10 रुपए वाले अंश है, कंपनी पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मांग रही है। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 40,000 अंश 10 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए, 4 लाख, 4 लाख रुपए प्राप्त हुए।
इस 4 लाख रुपए को कंपनी पूंजी खाते में ले जाएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी टुकड़ों में नहीं ले रही, एक साथ ही पूरा पैसा लिया है, तो बैंक दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख से बना दी हमने एंट्री। और दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 4 लाख से बना, टुकड़ों में नहीं। ये इस तरह अपना एक ही किस्त में पैसा ले रही है कंपनी। कल अपन इस पर और चर्चा करेंगे। आज का मेरा ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।